गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे और लगातार धीरे धीरे इंप्रूवमेंट खुद फील होना चाहिए जब आप तैयारी करते हैं ना कि हाँ हम कल से ज्यादा आज कुछ सीख गए हैं। हम लोगों ने आधुनिक भारत पढ़ना स्टार्ट किया था और आधुनिक भारत में मैंने विदेशी कैसे इंडिया पर हावी हुए, PDEDF, ये 5 बड़े देश, इनकी अलग अलग कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनी सबके नाम के पीछे और सबके नाम के आगे उनके देश का नाम, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इनको किताबी भाषा से पढ़ना रह गया था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का, शायद डेनमार्क का भी। बाकी हमने पढ़ लिया था पुर्तगालियों का और डच का। तो उसी सीरीज में हमने फिर बीच में ऐड किया था बक्सर और प्लासी को, क्योंकि बक्सर और प्लासी बीच की ही घटना है। उसी के बाद तो अंग्रेज हावी हुए। वांडीवाश का युद्ध मैंने आपको बताया था, बेदरा की लड़ाई मैंने आपको बताई, प्लासी बक्सर हम पढ़ चुके, इलाहाबाद की संधि हमने पढ़ लिया। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। अंग्रेजों का एक टॉपिक मैंने आपको 3-4 दिन पहले पढ़ाया था, लेकिन वो बीच में छुड़वा दिया था। बीच में पढ़ा के बीच तक पहुंच के ये फैक्ट्री और ये सब मैंने समझा दिया था। इसके बाद मद्रास भी हो गया था, शाह सुजा भी हो गया था, ये कैथरीन ये सब पढ़ा दिया था, ये गोविंदपुर और ये सुल्तानती ये सब कर लिया था। इसके बाद जो टॉपिक आया था ये मैंने नहीं पढ़ाया था, ये छुड़वा दिया था, क्योंकि इसको मैंने कहा था पहले प्लासी बक्सर को एक्सप्लेन करूंगी पूरा डिटेल से, फिर ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट रह गए थे, ये पढ़ने थे। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 1757, देखो इससे पिछला पॉइंट आपको पता है, ये अंग्रेज डॉक्टर फर्रुखसियर को ठीक कर देता है। फर्रुखसियर यहाँ पे टैक्स फ्री, कि भाई 3000 रुपए एक बार दे दो और फिर पूरे साल बंगाल में फ्री में तुम अपने सामान को बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये फर्रुखसियर ने टैक्स फ्री किया, ये पॉइंट मैं पढ़ा चुकी हूँ। और ये भी बता दिया था तुमको कि इन्होंने फोर्ट विलियम एक नया किला बना लिया। इसी किले के कारण तो फिर सिराजुद्दौला से लड़ेंगे ये, तो इनके अब 2 फोर्ट हो गए, 2 किले। एक मद्रास में जो लीज पे लिया था इन्होंने वेंकटप्पा नाम के, दमरेला वेंकटप्पा हमारा लोकल कोई इंडियन राजा था, उससे खरीदा, उसे लीज पर ले लिया, भाई पट्टे पर, भाई 20-30 साल के लिए हमें दे दे, हम इसके बदले टैक्स देंगे। वो जमीन बेकार थी, उससे कुछ निकलता नहीं, आबादी नहीं थी, फ्री के बराबर उसको लगा राजा को टैक्स आएगा। और वहां इन्होंने अपना एक छोटा सा फैक्ट्री टाइप एक किला मान लीजिए, फोर्ट क्या नाम था उसका, सेंट जॉर्ज, और अब ये कलकत्ता में की तरफ आ गए और फोर्ट विलियम इन्होंने बना लिया। तो 2 बड़े किले हो गए इनके पास। अब आगे, इससे आगे देखो क्या हुआ। 1757 जो तुम डिटेल से पढ़ के आए हो, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया। क्या ये वास्तव में लड़ाई थी? नहीं, ये लड़ाई हुई ही नहीं थी, लेकिन इतिहास में कहते हैं प्लासी का युद्ध, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि 3000 लोगों के सामने 50,000 की क्या अहमियत होती है। ये मीर जाफर की गद्दारी नुकसान कर गई और सिराजुद्दौला के हाथ से गया बंगाल। सिराजुद्दौला का भी चैप्टर क्लोज, क्योंकि मीर जाफर के लड़के ने इसका सिर कलम कर दिया था धड़ से। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। 1764, क्योंकि एक पॉइंट थे इसलिए एक दिन पूरा लगाया इन पे। कल हमने इन पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ा, आज वापस अंग्रेजों पे पहुंच गए हम। 64 में बक्सर, ये बैक्सर लिख दिया, ये बक्सर है, बक्सर बिहार में पड़ता है युद्ध। और 65 में इलाहाबाद की संधि, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इस इलाहाबाद की संधि में ही तो जो ये मुगल बादशाह जो बचा खुचा था, शाह आलम द्वितीय, इससे कहा कि बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी हम लेंगे, पैसा सारा हम रखेंगे। और जो ये अवध का था शुजाउद्दौला, जिसने पहले भी गड़बड़ की थी, अब्दाली का साथ दिया अपने मराठों को छोड़ के, इस शुजाउद्दौला को कहा चुनार का किला तेरा हम लेंगे, हम 50 लाख रुपए लेंगे, और इसके अलावा कड़ा और इलाहाबाद के इलाके हमारे, बाकी छोड़ दिया तेरे लिए है। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तू सेना देगा, हमारी सेना तेरे यहाँ खाएगी पिएगी पलेगी, काम हमारा करेगी। तो ये सब संधि थी। कौन सी संधि थी? ये इलाहाबाद की। 2 अलग अलग लोगों के साथ हुई है ये, एक शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के साथ और एक शुजाउद्दौला के साथ जो अवध का नवाब था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। जब शाह आलम ने घुटने टेक दिए तो दिल्ली पर इनका प्रभुत्व हो गया। 57 के विद्रोह के बाद, 57 का विद्रोह मैंने नहीं पढ़ाया, 1-2 दिन में 57 के विद्रोह का नंबर आएगा तो डिटेल से बात करेंगे। 57 के विद्रोह के बाद 58 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर क्राउन का सीधा शासन आरंभ किया गया। क्राउन मतलब ताज, यानी महारानी ब्रिटेन इंडिया की हमारे ऊपर 100 साल पहले इंडिया को खूब लूटा कंपनी ने। 1757 की प्लासी के युद्ध से और 1857 की क्रांति, ठीक 100 साल तक इंडिया पे जितना मर्जी उतना पैसा यहाँ से ले गए। कितना पैसा खाया, चाहे सिराजुद्दौला के टाइम की बात कर ले या मीर जाफर मीर कासिम के टाइम की, इंडिया का धन और लूट के यहाँ लगाया नहीं, सारा पैसा अपने देश भेज दिया। तो कंगाल कर दिया था, लेकिन फिर भी इंडिया अमीर था, फर्क नहीं पड़ा। जब इंडिया की अमीरी देखने के बाद महारानी ब्रिटेन को लगा कि कहीं कंपनी के हाथ से ये सोने की चिड़िया निकल जाए, छोटी सी गड़बड़ में, इसलिए कहा कंपनी अब यहाँ राज नहीं करेगी, अब ये सीधा क्राउन के अंडर आ गया, महारानी ब्रिटेन। हमें तो एक्सप्लॉइट होना था इंडिया को, तो पैसा इंडिया से बाहर जाना था। पहले 100 साल कंपनी लूटती रही, अगले 90 साल महारानी ब्रिटेन के इशारों पे इंडिया चलेगा, यानी 200 साल इंडिया को पूरी तरह से लूटा गया। 1757 से तो लूट आरंभ हुई थी, उससे पहले व्यापार तो पुराने टाइम से चल रहा था। 200 साल का राज है अंग्रेजों का, तभी तो अब तक दिमाग से निकला नहीं कि अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, अंग्रेजी कल्चर बहुत अच्छा होता है, उनका पहनावा अच्छा होता है, और तो और उनके जैसे बाल भी बनाने लग गए इंडियन। ये उनकी दास्ता है जो आज तक दिमाग पे छाई हुई है। चलिए आगे क्या कहते हैं। तो क्रांति के बाद महारानी ब्रिटेन का राज चलेगा यहाँ। अगला है डेनिश। डेनिश इन सब के बीच में अपने आप को छोटा फील करते थे कि भैया हमारे बस की नहीं है इंडिया पे राज करना, या तो फ्रांसीसी करेंगे या ये अंग्रेज करेंगे या पुर्तगाली। तो इन्होंने अपने सारे अधिकार बेच दिए अंग्रेजों को, लो भैया ये हमारे छुटपुट उपनिवेश है, ये तुम रख लो, हम जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ पे पार बसनी नहीं है। तो डेनिश कौन? डेनमार्क वाले।
डेनमार्क की व्यापारिक कंपनी का गठन 1616 में हुआ, PDEDF। तो 1600 में थी, फिर 1602 में, फिर 1616 में, फिर 1664 में। एक थी बस 1498 की पुर्तगाली वाली। तो कब हुआ इसका? 1616 में गठन हुआ। इस कंपनी ने त्रेंकोबार तमिलनाडु और सेरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। तो छुटपुट सा काम कोशिश की, लेकिन वो काम ऐसा चला नहीं था इसका। ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया कंपनी थी ये। इंडिया में इसने कोई ज्यादा कुछ नहीं किया। फिर भी पढ़ लेते हैं क्या हुआ। 1868 में डेनिश कंपनी ने निकोबार द्वीप पर अपने अधिकार अंग्रेजों को बेच दिए और भारतीय क्षेत्र से उसका नियंत्रण समाप्त हो गया। ठीक है, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका कहीं इंडिया में कोई योगदान नहीं है, ना इन्होंने ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। फ्रांसीसी आ गए, ये लड़ेंगे ना, ये 3 टक्कर के हैं, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज स्टार्टिंग में, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुर्तगालियों ने तो अंग्रेजों डच की हावी जैसे ही हुए तो पुर्तगाली पीछे हटते चले गए। पुर्तगालियों ने अपना सारा जो सामान था जो आसपास, भाई हम नहीं मैनेज कर पाएंगे, वो देखो बंबई दहेज में दे दिया था, उन्हीं को दे दिया। अपनी बेटी कैथरीन की शादी कर दी ब्रिटेन के राजकुमार के साथ, चार्ल्स के साथ। यानी पुर्तगाली अपने आप पीछे हो गए, देखे कि ये भैया भारी भरकम लड़ाई होने वाली है, हमारे बस की नहीं है। डच और अंग्रेज लड़े बेदरा की लड़ाई में, और बेदरा से डचों का पत्ता साफ हो गया। फिर अंग्रेज और ये जो डेनमार्क वाले, ये तो पहले ही समझ गए। अब आएंगे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी टक्कर लेंगे और फ्रांसीसी कहेंगे हम भी क्यों हटें, और इन दोनों में बढ़िया वाली लड़ाइयां होंगी। 3 लड़ाइयां शायद मैंने जिक्र किया था। कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ा। कर्नाटक युद्ध, मुझे तो लग रहा है मैंने बताया था, चलो कोई बात नहीं। कर्नाटक युद्ध होगा और फिर फ्रांसीसी यहां से निकल जाएंगे। मांडीवाश का युद्ध बताया था, हो सकता है कर्नाटक ना बताया, फिर मैं पहले कर्नाटक बता देती हूँ, क्योंकि उसके बिना आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे। अरे कर्नाटक युद्ध की बात कर लेते हैं पहले। इसमें आज और पेजेस नहीं है क्या? देखिए ध्यान से सुनना, इसको 2 कंपनी लड़ रही है, मैंने हल्का फुल्का तो बताया जरूर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों आपस में लड़ रही हैं। इनका अंतर जान लो, ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट, जिसको डिसीजन लेने में सिर्फ कुछ लोगों की सहमति चाहिए। ये एक सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में ना कोई भी बड़ा काम करने से पहले आपको सरकार से पूछना पड़ता है। अब सरकार से पूछने का मतलब है कोई एक आदमी तो है नहीं, तो परमिशन 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 ऊपर नीचे कहीं कहीं से लेके तब आपको एक काम करने की परमिशन मिलती है, जिसका नुकसान FEIC को होगा, क्योंकि ये कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचेगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक कर दें, क्या हम इनसे लड़ पड़े। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी से नहीं पूछना, सरकारी कंपनी नहीं है वो, कुछ उसने अपने हेड भेज रखे हैं जो क्विक डिसीजन लेते हैं। यानी इनको महीना लगता है कोई भी निर्णय लेने में, और इनको 1 दिन भी नहीं लगता निर्णय लेने में। तो क्विक डिसीजन का ही तो सारा खेल होता है, कौन सही टाइम पे सही निर्णय ले पाया, उसी का राज चलेगा। इन दोनों में फिर भी बढ़िया वाली थनी हुई थी। ये आदमी एक बहुत बड़ा आदमी था, डुप्ले। कहते हैं डुप्ले, अगर डुप्ले की चल जाती ना तो ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकती फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन डुप्ले को पता था कि मैं बंदिशों में हूं, मुझे सरकार से परमिशन लिए बिना बड़ा डिसीजन नहीं लेना। फिर भी FEIC पीछे नहीं हट रहा था, लगातार FEIC आगे बढ़ रहा था, BEIC को टक्कर दे रहा था। इसी सीरीज में ये टक्कर कैसे हुई, जब ये आपस में लड़े ना यूरोप में, इनकी यूरोप में भी लड़ाई हुई, ब्रिटेन और फ्रांस की यूरोप की लड़ाई का सीधा रिजल्ट यहां आया, और ये दोनों आपस में 3 युद्ध लड़े। इनको हम हिस्ट्री में कहते हैं कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध, जबकि कर्नाटक से इनका कोई खास लेना देना है नहीं। कर्नाटक युद्ध पेपर में आ जाएंगी संधि जगह और ये सब। कब से कब तक हुआ सुनो, 19 पहला हुआ 46 से ये 17 है, सॉरी 1748 पहला कर्नाटक युद्ध। दूसरा 1749 से 1754, ये तीसरा सप्तवर्षीय 1756 से 1763, ये 7 साल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी को कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध, यानी 7 साल की लड़ाई, सप्तवर्षीय युद्ध। और ये इंडिया में नहीं हो रहा, ये विदेश में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। ये उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था, ये सब बाहर ही हो रहे हैं, हमारे यहाँ ज्यादा कोई मतलब है नहीं, ये भी ऐसे ही लड़ा गया। कर्नाटक युद्ध बस नाम है, कर्नाटक वॉर कह देते हैं इनको, बाकी इनका मेन मुद्दा है आपस में लड़ रहे हैं, हमसे ना इनका लेना ना देना, ना इंडियंस इसमें शामिल। इसमें 2 शामिल हैं, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तीनों लड़ाइयां लड़े, इसी को कर्नाटक युद्ध कहते हैं, और लड़ाई का अंत हमेशा संधि से होता है। तो कर्नाटक युद्धों की 3 संधि भी हुई। पहली संधि का नाम है आक्स ला शैपेल, अजीब सा नाम लगेगा तुम्हें, कहीं कहीं शैपेल भी लिखा है और कहीं कहीं इसको एक्स ला शैपेल भी लिख देते हैं, एक्स ला शैपेल। ये है क्या, ये विदेश में एक जगह है, उसके नाम पर लड़ रहे हैं हमारे यहाँ, और विदेशियों का नाम, क्योंकि वास्तव में ये लड़ाई विदेशों में ही चल रही थी। इसको कहते हैं पौंडीचेरी की संधि, इससे अंत हुआ पौंडीचेरी की संधि, और इसका अंत हुआ पेरिस की संधि से।
पेरिस की संधि। पेपर में ये संधियां आ जाती हैं। आपको याद हो मैंने आंग्ल मैसूर युद्ध कराए थे, उनकी संधियां कराई थी। पहली मद्रास की, दूसरी मंगलौर की, तीसरी श्रीरंगपट्टनम की, चौथी में हत्या। याद होंगी ना वो। ऐसे पहली का कोई अंग्रेज हेड नहीं था। दूसरी का था वार करन बे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तीसरी का था करन मतलब कॉर्नवालिस, और चौथे का था वेलेजली, जिसके टाइम में किसका मर्डर हुआ था? टीपू सुल्तान का। दूसरे में पिताजी मारे गए थे ना, और चौथे में बेटा। ऐसे ही अब ये आ गया कर्नाटक युद्ध। पेपर में ये सब एक जैसे लगते हैं, वहां याद नहीं आते, इसलिए इनका ट्रिक होना चाहिए। उसका तो हमने याद किया था, मद्रास उनके घर में घुस के उनको पीटा था। फिर मंगलौर साझे की चीज हो गई थी, और फिर इनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। ये कर्नाटक युद्ध एक तो सप्तवर्षीय, याद रखना। इसी के बीच में तो आएगा 1760 वाला वांडीवाश। देखो इसी के बीच में 1760, जिसमें कि ये क्लियर होगा कि ये हारेंगे और वो जीतेंगे। तभी तो ये वॉश कर दिए, धोखे यहां से भगा दिए। तो क्या हुआ देखो, कैसे याद करना है। ये 3 युद्ध याद करना, ज्यादा अंतर नहीं है, लगातार में हुए। 46 से 48 अगले ही साल फिर स्टार्ट हो गया, फिर 54 तक चला, 2 साल बाद फिर स्टार्ट हो गया, 7 साल तक चला। तो ये 3 कर्नाटक युद्ध 3 संधियों से पूरे हुए। ये संधि तुम्हें याद कैसे होंगी, इसका तरीका था, एक कोड इसका बना लिया था मैंने अपने टाइम में, आ पा पे, ऐसे याद कर लेना। ये संधियों के नाम है। आक्सला शापेल, पा मतलब पौंडीचेरी और पे मतलब पेरिस। तो आ पा पे ये याद रह जाएगा। आक्सला शापेल, पौंडीचेरी और पेरिस की संधि, ये 3 कर्नाटक युद्ध है। एक 1746 से 48, एक 49 से 64 सप्तवर्षीय युद्ध। आ पा पे, आक्सला शापेल, पौंडीचेरी की संधि और पेरिस की संधि। ठीक है। इसके बाद क्या क्लियर हुआ, इसी बीच में, इन 7 सालों के बीच में ही 1760 में एक युद्ध लड़ा गया इंडिया में, जिसे कहते हैं वांडीवाश का युद्ध। इंडिया की ऊपर कि भाई किसका राज होगा, इसके लिए। तो वांडीवाश के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हारी। और इन फ्रांसीसियों के, जो ये फ्रांस ने यहाँ पे अपने ये कब्जे कर रखे थे ना 2-4 जगहों पर, पौंडीचेरी वगैरह, ये छीन लिए ब्रिटिशर्स ने और कहा कि भैया ये तुम्हें हम नहीं देंगे। बाद में फिर इनको हो सकता है दया आई है, जो भी रहा हो, इन्होंने सोचा इंडिया को लूटना है, हम भी लूट रहे हैं, ये भी लूट लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इतना अमीर देश है। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों को उनकी कुछ बस्तियां लौटा दी कि चलो कोई नहीं, वापस कर दी। और फ्रांसीसी इतने में ही शांत भाव से बैठे रहे कि भैया पूरे में तो कब्जा अंग्रेज होने नहीं देंगे, जितना मिल गया एरिया ठीक है, इसी से जितना हो सके व्यापार कर लो। और ये फ्रांसीसी बहुत दुखी अंग्रेजों को करना बंद करके, और 1947 में अंग्रेज चले गए, लेकिन ये गए हैं 1954 में, जब पुदुचेरी वाला इलाका हमारे हाथ में आया। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि फ्रांसीसियों के ऊपर कृपा कर दी थी अंग्रेजों ने, इसलिए बैठ पाए थे। ये जो पौंडीचेरी का इलाका था, ये फ्रांसीसियों की बस्तियां थी। माहे, यनम, पौंडीचेरी और करिकाल, ये चारों आपको बताए हुए हैं। ये 3 स्टेट्स में फैले हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और ये 4 जिलों में फैला है। इस पर पहले फ्रांसीसियों का कब्जा था। अंग्रेज 47 में चले गए, फ्रांसीसी 54 में गए, और 61 में हमने यहाँ से भगाया जबरदस्ती पुर्तगालियों को। डच और डेनिश का चैप्टर पहले ही क्लोज था। ठीक है। तो ये हैं 3-4 युद्ध। अब वापस से आते हैं, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा जो हम नोट्स में पढ़ने वाले हैं। देखो हम लोगों को पढ़नी है कौन सी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये रहा देखो, फ्रांसीसी, यहां से पढ़ेंगे। लुई 14वां, इनके राजा का नाम है लुई। जैसे हमारे यहाँ था ना शिवाजी फर्स्ट, शिवाजी सेकंड, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकंड, इस तरह इनका लुई 14वां है। इसके समय 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और 1760 की लड़ाई में क्लियर हो गया कि ये यहाँ से निकलेंगे। तो सोचो 1760 यानी कि 100 साल बस ये कंपनी टिक पाई इंडिया में, जिसको कह सकते हैं जमी बढ़िया तरीके से। 100 साल पूरे भी नहीं, काफी लेट तो यहाँ कोशिश इनके पैर जमे, और 1760 में ये क्लियर हो गया कि ब्रिटिश इनको टिकने नहीं देंगे। 1664 में बनी थी। फ्रांसीसियों की पहली कोठी सूरत में स्थापित की गई। अब अगर पेपर में तुम्हें पहली कोठी लिखने को आ जाए तो तुम्हें सबकी पहली कोठी पता हो, बताना जरा। PDEDF, किस किस की कोठी आ सकती है वो ध्यान से सुन लें। पुर्तगालियों की पहली कोठी आ जाती है, कहां थी ये, कोचीन, कालीकट, केरल कह लो। डच की पहली कोठी थी मसूलीपट्टनम में, मसूली ही मछलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश का। अंग्रेजों की पहली कोठी बनाने की कोशिश थी सूरत में, लेकिन याद है सूरत में फिर पुर्तगालियों ने मना कर दिया, ऐसे कैसे बनाओगे, और लड़ना पड़ा था। इसी कारण सूरत की कोठी का काम आधा रह गया, और पहली कोठी कोशिश सूरत की थी, लेकिन बन पाई थी मसूलीपट्टनम में। 1612 में फिर युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध, और फिर 13 में इन्होंने सूरत में अपनी कोठी बना ली, लेकिन 11 में मसूलीपट्टनम की पहले से काम करने लग गई। प्लानिंग सूरत की थी, लेकिन हुई है मसूलीपट्टनम में। इनकी कोई नहीं पूछने वाला, ये फ्रेंच की बात कर रहे हैं। कहां बनाई इन्होंने, सूरत में। तभी तो इनकी और अंग्रेजों की टक्कर है। अंग्रेज भी सूरत में बनाना चाहते थे, पर फिर अंग्रेजों को जबरदस्ती बनानी पड़ी मछलीपट्टनम में। तो सबसे अलग कोठी है पुर्तगालियों की, कोचीन, कालीकट, केरल वाली। इसके बाद डच आए तो वो दूसरी साइड आए, उन्होंने मछलीपट्टनम में बनाई। अंग्रेज आए तो वो अलग से सूरत में प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन प्लानिंग को फेल कर दिया पुर्तगालियों ने। तभी स्वाली का युद्ध हुआ, रेड ड्रैगन शिप का यूज हुआ, और इनकी कोठी तब तक बन गई मछलीपट्टनम में। बाद में इन्होंने बनाई सूरत में। और जो डेनमार्क है वो इंपॉर्टेंट है नहीं, फ्रांसीसियों ने पहली कोठी बना ली थी सूरत में, जो कि प्लान किसका था, अंग्रेजों का, लेकिन बाद में बनी थी। देखो 1668, जबकि वो तो हम 11 की बात कर रहे थे, 13 की और 15 की। ठीक है। चलिए
अब ये सारी कोटियां सबको याद होनी चाहिए, पेपर में कुछ भी पूछ लेंगे। तो मछलीपट्टनम में किसकी है पहली? डच की। ना चाहते हुए किसकी बनी? अंग्रेजों की। अंग्रेज चाहते थे सूरत में, जहां किसकी बनी? फ्रांसीसियों की। और पुर्तगालियों की कहां बनी? कालीकट में। नेक्स्ट है 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन ने, एक आदमी है फ्रांसीसी मार्टिन, इसका नाम पूछ लेंगे, मार्टिन नाम के आदमी ने पौंडीचेरी की स्थापना की। तो अगर हम देखें तो हमारे तो बहुत सारे शहर विदेशियों ने बसा रखे हैं। हमने पढ़ा था हमारा जो मद्रास था ये भी विदेशी ने बसाया था। हमने पढ़ा था हमारा कलकत्ता भी, जॉब चारनाक नाम याद होगा ना, मद्रास याद है तुम्हें? पहले बसाया गया था 1724 के आसपास, और फिर जॉब चारनाक ने कलकत्ता बसाया था। तो हमारा कलकत्ता, मद्रास, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ये पौंडीचेरी, ये एक फ्रांसीसी ने बसाया। ये दोनों जो बसाए थे ना, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बसाए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन जो पौंडीचेरी है ये मार्टिन ने बसाया। और मार्टिन तभी तो फ्रांस के पास पौंडीचेरी रहा, जो आजादी के बाद 54 में हमारे हाथ में आया। गोवा जो इनके पुर्तगालियों के पास था वो 61 में आया। ये याद रखना, पौंडीचेरी की स्थापना की है फ्रांसीसी मार्टिन ने। मार्टिन ने। जॉब चारनाक ने क्या बसाया था? कलकत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1731 में डुप्ले, डुप्ले बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, और अगर इसकी चलती ना तो अंग्रेजों का राज नहीं चल पाता, इनका चलता। हमारे ऊपर तो क्या असर आना था, ये भी लूट के ले जाते, वो भी लूट के ले गए। डुप्ले भारत में फ्रेंच गवर्नर बना। ये आदमी बहुत समझदार था, बहुत अच्छी प्लानिंग्स करता था डुप्ले। लंबे समय तक भारत में अपने नियंत्रण के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्षरत रहे। इनकी लंबी लड़ाई चली, बढ़िया वाली, कि मैं इंडिया पर कब्जा करूंगा और मैं करूंगा। वांडी वाश से क्लियर हुआ कि किसका होगा कब्जा। पहला कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध कितने हुए हैं? 3। संधि का नाम आपापे, आक्सला शापेल, पौंडीचेरी और पेरिस की संधि। पहला 46 से 48, अगला 49 से 54, फिर 56 से 63। सप्तवर्षीय युद्ध था। उसी के बीच में वांडी वाश में क्लियर हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ छाएगी। अब देखें 46 से 48 अंग्रेजों और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से। ना यहाँ के अंग्रेज ना यहाँ का ऑस्ट्रिया, यूरोप के है ना, लड़ रहे हैं हमारे देश में। प्रभावित था आक्सा ला शैपेल, थोड़ा बहुत बदल के एक्स ला शैपेल भी लिख सकते हैं। आप आपे याद है तो आप टिक कर लोगे। आक्सा ला शैपेल, ये काम की चीजें होती हैं, ये अपने आप याद नहीं होती। ये संधि है, नामक संधि के संपन्न होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। तो ये आक्स ला शैपेल हमारे यहाँ नहीं है, ये विदेश में है, संधि की, और फिर इंडिया में लड़ना बंद कर दिया। भाई लड़ भी अपने लिए रहते हैं, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं। क्यों लड़ रहे हैं? ये अंग्रेज और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में, इसके ऊपर है भाई कौन राजा बनेगा। लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, नाम हमारा लगा रहे हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। डुप्ले को ना परमिशन ही नहीं मिलती थी, बेचारा चाहता था कोई स्टेप लूं, पर वो वहां फ्रांसीसियों की सरकार बैठती, डिसीजन लेती, फिर यहाँ बताते, तब तक तो अंग्रेज अपने खेल खेल जाते। डुप्ले की हार हुई। पौंडीचेरी संधि से युद्ध विराम हुआ। पांडिचेरी। तीसरा कर्नाटक का तीसरा युद्ध 56 से 63, ये सप्तवर्षीय था, के बीच हुआ। 56 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही भाग था। ये युद्ध यहाँ नहीं हो रहे थे, ये यूरोप में हो रहे थे, लेकिन नाम हमारा। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। तो आक्सला शैपेल, पौंडीचेरी, पेरिस। 1748, 1754 और 1763 में, इन्हीं के बीच में है वांडी वाश। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जनवरी 1760 यानी सप्तवर्षीय युद्ध, तीसरे कर्नाटक युद्ध का बीच है ये। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ था? 1756 में, और कब तक चला था? 1763। 4 साल वो और 3 साल ये, 7 साल इनके बीच में। ये पेपर में आ जाएगा किसके बीच में है? कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बीच में वांडी वाश। देखो वांडी वाश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयर कूट ने किया और फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से हराया। और इस युद्ध के बाद दोबारा फ्रांसीसियों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कह पाते कि इंडिया पे हम राज करेंगे। वो सिमट के रह गए। उनको बाद में वापस किया था उनका पौंडीचेरी, जो फ्रांसिस मार्टिन ने बनाया था, बसाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये तीसरे के बीच में हुआ था, ये 1760 वाला। अगला 1761 में, अगले साल अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। पहले छीन लिया, फिर वापस भी कर देंगे। 1763 में पेरिस संधि के द्वारा चंद्रनगर को छोड़कर पौंडीचेरी और कुछ अन्य फ्रांसीसी प्रदेश उन्हें वापस लौटा दिए गए, परंतु उन्हें किलेबंदी का अधिकार नहीं दिया गया। ये प्रदेश 1954 तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। कितनी अजीब बात है ना, जब हमारे देश का राजा इन अंग्रेजों को कह रहा था कि किलेबंदी मत करो, भाई हमारी मिट्टी हमारी जमीन, तुम कौन हो किलेबंदी करने वाले, तब तो ये लड़ने आ गए, प्लासी का युद्ध। और अब ये खुद क्या कह रहे हैं, देखो इनकी जमीन में नहीं है, ये क्या कह रहे हैं? किलेबंदी का अधिकार नहीं दिया गया। ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें अधिकार नहीं देते। कौन कह रहे हैं? अंग्रेज। तुम होते कौन हो अंग्रेज? भाई अंग्रेज तुम्हारी मिट्टी नहीं, तुम्हारा देश नहीं। कह रहे हैं कि हम तुम्हें, अंग्रेज कह रहे हैं फ्रांसीसियों की, तुम किलेबंदी नहीं करोगे। ये सेम बात हमारे राजा ने कही तो लड़ने आ गए थे, प्लासी का युद्ध, और गद्दार मीर जाफर की वजह से हमें नुकसान हुआ था। अब ये इनको रोक रहे हैं। ये प्रदेश 54 तक यानी पुदुचेरी 54 तक, आजादी के बाद तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। 54 में हमें मिला था पुदुचेरी। पुदुचेरी को बसाया भी किसने था? पौंडीचेरी को फ्रांस बसाया। तो जमीन तो हमारी थी, जनता हमारी थी। कलकत्ता भी इन्हीं का बसाया हुआ, लेकिन जमीन तो हमारी थी। वो सब अंग्रेजों के हाथ में था, आजाद हो गया। इसको 54 तक टाइम इनके अंडर काटना पड़ा। ठीक है, चलिए ये फाइल हमारी पूरी। आज हम लोगों ने ये सारी चीजें किताबी भाषा से भी पढ़ ली। अब उम्मीद करती हूँ ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इतना क्लियर है कि इंडिया में धीरे धीरे कौन आते जा रहे हैं?
विदेशी हावी हो गए, लड़ मर के क्या क्लियर कर लिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ राज करेगी, और राज करने के लिए कोई ना कोई आदमी आएंगे, सेना तो यहीं से चलो बना लेंगे, लेकिन तेज दिमाग जो मेन हेड होगा वो तो बाहर से आएगा। तो इसीलिए अब धीरे 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 यहाँ पे गवर्नर का नाम बड़ा होता जाएगा, गवर्नर। और इंडिया में अब इतना पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूरा हिस्सा इनके पास है, बंबई का हिस्सा भी इनके पास है। ये मैसूर वैसूर लूट वूट के इन्होंने पूरा ये दक्षिण का भी अपने फेवर में ले लिया, क्योंकि हैदराबाद के निजाम भी इनकी बातें मानते हैं, कर्नाटक भी इनका, मद्रास भी इनका, मैसूर इन्होंने छीना, मराठा को इन्होंने हराया। ये पूरी बेल्ट अब इंडिया की इनके हाथ में है। तो इस बेल्ट पे राज करने के लिए इन्हें कोई ना कोई आदमी चाहिए ना, तो अब ये लोग गवर्नर भेजेंगे। तो कुछ गवर्नर खास होंगे जो पहले कलकत्ता, क्योंकि सबसे पहले पैसा कमाने का इनका ये सोर्स था, ये सब तो धीरे धीरे बाद में बने हैं। तो कलकत्ता में सबसे पहले गवर्नर आएगा, और कुछ गवर्नर जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनकी बात कर लेते हैं। आपने नाम सुना होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लाइव का नाम तो पता है ना, क्लाइव जो हमने बीच में पढ़ा, जिसने सारे युद्धों में संभाली थी कमान, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद बड़ा है कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। इसके बाद बड़ा है वेलेजरी। ये सब नाम तुमने कहीं ना कहीं सुने हैं। अब ये ना इंडिया में टिक गए, अब ये जाने वालों में से नहीं है, अब ये और पैसा लूटेंगे इंडिया से। तो इन्होंने कुछ कुछ खास काम किए, और ये खास काम क्या है एक एक के साथ बता दूं, फिर इनको पढ़ लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे 20-30 पढ़ने हैं तो एक दिन में याद नहीं होंगे, धीरे धीरे करके 3-3, 4-4 पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स का। ये इंडिया में पहला गवर्नर कह लीजिए आप, जिसने कि बड़े स्तर पे काम किया। इससे पहले हेक्टर मुनरो पढ़ा हमने, क्लाइव पढ़ा, लेकिन वो सिर्फ लड़ाई के दौर में थे, और क्लाइव की ही देन है बंगाल में द्वैध शासन। अगर आपको याद हो, द्वैध शासन क्लाइव ने शुरू कर दिया जब इलाहाबाद की संधि हुई ना, उसके बाद की घटनाएं हैं ये, यानी 1765 के बाद की बातें हैं सारी। ये तो 1773 के आसपास आया था, 73-74 के आसपास। तो इंडिया के बंगाल के आसपास के इलाके में द्वैध शासन चल रहा था। द्वैध का मतलब था, ध्यान से समझना, विदेश संबंध कैसे होंगे, विदेश नीति कैसी होगी, हमारा वित्त व्यवस्था कैसी होगी, पैसा, और हमारी सेना। ये तीन बड़ी पावर ले ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसी भी देश को चलाने में सबसे जरूरी होता है पैसा, उसकी सेना, और उसका विदेशों से संबंध कैसा है, वो अटैक करता है या डरपोक है, चुपचाप बैठा रहता है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें डिसाइड करती हैं। आज देखें, पाकिस्तान से हम दबेंगे, चीन से दबेंगे, अटैक करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये देश की सरकार देखती है ना, कोई एक आदमी नहीं। वित्त पैसे की हालत देखें, वो भी देश का मुद्दा है। सेना देखें, वो भी देश का मुद्दा है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें पीआईसी बोली मैं देखूंगी अपने आप। तो राजा क्या देखेगा? राजा देखेगा न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा, सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही, लोग ठीक ठाक से रह रहे हैं, मतलब फालतू के काम तो देखेगा राजा, जो इंडियन राजा है। और पीईआईसी जिसका कुछ नहीं था यहाँ, वो देखेगी हम विदेश नीति कैसी बना रहे हैं, हम पैसों में क्या कर रहे हैं, हमारी सेना कैसी है। इसे कहा गया द्वैध शासन, यानी दो राजा। एक राजा फालतू टाइप का, हमारा पर्सनल इंडियन राजा, और ये डिसीजन मेकर है। ये द्वैध शासन बहुत अच्छी चीज नहीं थी, फिर भी चला दिया था क्लाइव ने, और ये चलता रहा। हेस्टिंग्स ने इसको हटाया। पहला गवर्नर है ये तरीके से जिसने काम स्टार्ट किया। इसने सबसे पहले किसको खत्म किया? द्वैध शासन। द्वैध मतलब दो राजा। तो द्वैध शासन की समाप्ति का श्रेय जो जाएगा, पेपर में आ जाएगा, वो किसको जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स को। तुम्हें याद है 26 लाख की एक पेंशन डिसाइड की गई थी जब शाह आलम द्वितीय हारा था इलाहाबाद की संधि में, तो कहा था कि आप पेंशन पे जिएंगे, भाई आपको पेंशन देंगे 26 लाख एक साल के। बहुत बड़ी रकम थी, और लेकिन वो उससे भी ज्यादा उसकी औकात हुआ करती थी। तो 26 लाख की इसने कहा पेंशन की कोई जरूरत नहीं है। 26 लाख की जो पेंशन मिल रही थी उसको बंद करवा दिया। खैर बाद में वो चल पड़ी थी, लेकिन इसने बंद करवा दिया। इसने एक कमेटी बनाई। कमेटी किस चीज की? रेवेन्यू इकट्ठा करने की। रेवेन्यू मतलब जो पैसा जनता से इकट्ठा किया जाएगा। ये सब वॉरेन हेस्टिंग्स के काम है, इसलिए इनको बिठा दूं मैं कहीं, क्योंकि दिमाग में ना एक इमेज बन जाती है फिर। तो पहला जो गवर्नर बना है बंगाल का, उसने द्वैध शासन को समाप्त किया, मुगल बादशाह को मिलने वाली 26 लाख की पेंशन रुकवा दी, और कमेटी बनाई किस चीज के लिए? रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। इसने अपने इलाके में, मतलब कलकत्ता के आसपास है ये, कलकत्ता में इसने कहा कि अब तक तुम्हारे जो राजा महाराजा न्याय करते थे ना, तुम लोगों में अकल नहीं थी, इंडियंस को कह रहा है। और इसने दो तरह के कोर्ट बनाए। एक फौजदारी मामले जिनमें क्राइम वाले जाएंगे, भाई मर्डर है या कोई डेथ या किसी कारण कुछ गड़बड़ी पैसे की या हत्या टाइप का, ये सब जाएंगे फौजदारी में। क्राइम मान लीजिए, क्रिमिनल जो केसेस होते हैं, तो इसने कहा इनकी सुनवाई अलग होगी। और एक थे दीवानी मामले, फौजदारी और दीवानी, जो सिविल लॉज थे, जैसे किसी ने किसी का प्लॉट छीन लिया, किसी का खेत छीन लिया, किसी ने किसी की गाय चुरा ली, छोटी मोटी टाइप की चीजें, ये दीवानी मामले थे। और जो बड़े थे क्राइम से जुड़े, वो फौजदारी मामले। अब तक हमारे इंडिया में ना हमने फौजदारी सुने ना दीवानी, सारे मामले राजा की मर्जी से डिसाइड होते थे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, तुम लोग अनपढ़ हो, तुम्हें अकल नहीं है, इस तरह से काम होगा। इन्होंने कलकत्ता, मतलब उस पूरी टेरिटरी में हर एक जिले में फौजदारी और दीवानी न्यायालय बना दिए। ये नया कॉन्सेप्ट था हम इंडियंस के लिए। न्यायालय क्या चीज होती है? हमने तो सदा से देखा था राजा की मर्जी से न्याय दिए, जिसने वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसी के टाइम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कलकत्ता में एक कोर्ट बना था, सबसे बड़ा कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट, मतलब वो इन सब की सुनवाई के खिलाफ था। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने, कहते हैं, बहुत पैसा खाया, बहुत ज्यादा पैसा खाया। और जब ये अपने देश गया ना,
तो इसके देश की संसद में इसके ऊपर महाभियोग लगाया, इसके खुद के ऊपर इसके देश में महाभियोग लगा और उस महाभियोग पे 7 साल तक चर्चा हुई। 7 साल बाद फाइनली कहा कि इसने कुछ भी किया लेकिन इंडिया में इसने हमारी जड़ों को बहुत मजबूती दी और चाहे ये कितनी ही गलतियों में था लेकिन इसको माफ किया जाएगा और महाभियोग से इसको रिहा कर दिया गया। तो इंडिया से कुछ भी इसने कमाया, खाया, मजे किए, लाइफ जिया, उन सब के कारण महाभियोग लगा था लेकिन उस महाभियोग से इसको दोष मुक्त करार दिया गया और इसने बहुत बढ़िया अपना जीवन काटा। ये सारे मामले वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ जोड़ देना, ये याद रखने पड़ेंगे। इसने कलकत्ता में मुसलमानों के लिए भी एक स्कूल टाइप की संस्था चलाई थी, तो मुसलमानों के स्कूल के लिए इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में तो था ही कि हिंदू मुसलमान आगे जाके लड़ेंगे या लड़वाने पड़ेंगे, तो ये कुछ बेसिक से काम है जो इसने किए वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। और हाँ, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। आंग्ल मैसूर जो मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया था, ये सेकंड युद्ध हुआ इसके टाइम। और इसके अलावा आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ, वो फर्स्ट हुआ था। आंग्ल मराठा, ये आंग्ल जो है ना, ये मराठों से भी लड़े थे, मराठा युद्ध ये फर्स्ट। तो आंग्ल मराठा पहला युद्ध, आंग्ल मैसूर दूसरा युद्ध। किसके टाइम में हुए हैं ये? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। इसने कई काम किया, देखो इसने कोर्ट के रूप में काम किया, इसने स्कूल के टाइम पे स्कूल के इसमें काम किया, इसके टाइम में ये जो चीजें थी कमेटी और ये सब चीजें बनी, द्वैत शासन को बंद किया, कई अटैक इसके टाइम में हुए, महाभियोग इस पर लगा लेकिन उस बाद में इसको दोष मुक्त करार दे दिया गया। तो ये वॉरेन था। दूसरा पड़ा है कार्नवालिस, जो कहानियों की तरह सुन लोगे तो ये थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, पेपर में आते हैं ये। लॉर्ड कार्नवालिस, इसकी क्या देन है इंडिया में, जो कुछ अच्छा बाद में देखा भी गया। पहला, कार्नवालिस ने सबसे इंपॉर्टेंट काम इसके टाइम में जो आज आप पुलिस देख रहे हो ना, पुलिस प्रशासन जिसको आप कहते हैं प्रशासन, पूरा प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक सेवा का जनक कहलाता है ये। तो प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से क्या चलेगा, क्योंकि इंडिया में तो हमेशा राजाओं की मर्जी चलती थी, इसे कहते हैं प्रशासनिक सेवा का जनक। प्रशासनिक सेवा का जनक यानी सिविल सर्विसेज जनक। ये जो आईएएस आईपीएस वगैरह है ना, आईएएस आईपीएस, इसका जनक कहते हैं इस लॉर्ड कार्नवालिस को, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आईएएस वाईएएस नहीं था पहले, लॉर्ड कार्नवालिस ने ये इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इसको प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। दूसरा, लॉर्ड कार्नवालिस की एक देन है, बहुत बड़ी व्यवस्था इसने यहाँ चलाई, जमींदारी प्रथा। जमींदारी बहुत अच्छी चीज नहीं थी और जमींदार लोगों में से ही बना लिए, उठाइए, जमींदार अपने आप को दूसरों से ऊंचा फील करने लग गए और एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि बहुत बुरा हाल मचाया, क्योंकि जमींदार को इसने कहा कि जितना तुम टैक्स उठाओगे, टोटल प्रोडक्शन किसान का 10/11 कंपनी को जमा कराना है और 1/11 तुम अपने पास रख लेना, उसमें से तुम्हें जितना जरूरत लगे उतना गरीबों के किसानों को दे देना और नहीं तो तुम रख लेना, तुम्हारी मर्जी। यानी गरीब किसान मरे भूखा, किसी को कोई चिंता नहीं, जिसका कोई इंडिया से लेना देना नहीं है, वो 10/11 हिस्सा कंपनी में जमा करवा लेगा। सोचो किस तरह से अमीर बन रहे हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं इंडिया को। और ये लूटने वाले वो डायरेक्ट खुद नहीं आ रहे, जमींदारों से ये काम करवा रहे हैं और जमींदार इंडियन ही किसान हैं, थोड़े तगड़े टाइप के। तो जमींदार धीरे 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 अमीर बनते गए और जमींदार चाटुकार बन गए, तलवे चाटने लग गए कंपनी के, क्योंकि जमींदारों में भी सूर्यास्त का नियम था। ये नियम क्या था कि एक दिन, सूर्यास्त का नियम पूछ लेंगे, ये एक दिन डिसाइड कर दिया जाता। मान लीजिए किसी को कहा जाए 1 अक्टूबर तक तुम्हें 5 करोड़ रुपए इस पूरे गांव के आसपास के इलाके से इकट्ठे करके देने हैं, और वो आदमी 1 अक्टूबर की शाम तक 5 करोड़ रुपए नहीं इकट्ठा कर पाया तो उसके हाथ से जमींदारी गई, और 2 अक्टूबर की सुबह जमींदार कोई नया होगा। यानी हर टाइम उसके भी सिर पे तलवार है कि मुझे इतने पैसे इकट्ठे करके देने हैं, इतने इकट्ठे करके देने हैं, इतने नहीं तो मेरे हाथ से जमींदारी चली जाएगी। जो डेट फाइनल हो गई ना, उस डेट की शाम तक का टाइम था बस उसके पास, सूर्यास्त के बाद उसके हाथ से जमींदारी चली जाती थी। तो ये बहुत खराब व्यवस्था थी, इसमें इंडियन किसान भी लुटे पिटे, जमींदारों को भी नुकसान हुआ। देखा जाए तो सबसे बड़ा फायदा हक खा के बैठ गई कंपनी, जिसको कुछ नहीं करना, जिसको ना मिट्टी में हल चलाना, जिसको ना खाद की चिंता, ना बीज की चिंता, ना बारिश की चिंता, ना सिंचाई की चिंता, ना कटाई की, ना बुआई की। वो फ्री में बैठे बैठे महारानी की तरह कितने रुपए खा जाएंगे, कितना हिस्सा, 10/11। क्या तुक बनता है जब तुमने कुछ किया ही नहीं, कितना बड़ा हिस्सा खाएंगे ये। और 1/11 कौन लेगा? ये लेगा जमींदार। जमींदार भी इंडियन ही है, तो उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है बस। ये इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन है। कौन कर रहा है? लॉर्ड कार्नवालिस ने ये प्रथा चलाई जमींदारी। और कहाँ चलाई जमींदारी प्रथा? ये चलाई थी आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा साइड में। 19% हिस्सा इसी के अंडर था भारत का। तो प्रशासन से जुड़ा, सेवा का जनक, आईएएस वगैरह हो गए। और इसके अलावा इसने इंडिया में जैसे कहते हैं ना, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का बंटवारा, अगर पूछे किसने किया तो कार्नवालिस ने किया। कार्नवालिस कोड फेमस है, इसी के नाम पर कहते हैं कार्नवालिस कोड, जिसमें कि पुलिस और इस तरह की बातें कि भाई थाने होंगे और थाने में इस तरह से पुलिस वाले होंगे, सब जिसको आज आप कहते हैं प्रशासन चलना, जिसको आप कहते हैं पुलिस व्यवस्था चलना, ये सब कार्नवालिस की देन है। ठीक है। पिछले वाले ने देखो ये बनाए थे, न्यायालय के ऊपर काम किया था उसने, फौजदारी दीवानी न्यायालय बनाए, रेवेन्यू की कमेटी बनाई, इसने रेवेन्यू का बोर्ड बना दिया। एक तो रेवेन्यू कमेटी होती है छोटी, इसने रेवेन्यू का पूरा डिपार्टमेंट बनाया कि खूब पैसा इकट्ठा करो इंडियंस से। तो वॉरेन हेस्टिंग्स और कार्नवालिस। अब तीसरा आ गया, तीसरा क्या है देखें, वे मतलब वेलेज़ली, इसको भी समझ लो।
वार और करण हुए ना, वेलेज़ली, इनके बीच में भी लोग आए लेकिन वो कुछ करके नहीं गए। इनका काम बहुत बड़ा है तीनों का। लॉर्ड वेलेज़ली, इसके सबसे बड़े काम में तो गिना जाता है मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें कि टीपू मारा गया। तो साउथ इंडिया में इनके कब्जे में बहुत बड़ा योगदान वेलेज़ली ने दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट गिना जाता है वेलेज़ली की सहायक संधि। सहायक संधि आपने सुनी होगी, सब्सिडियरी अलायंस, जिसमें हर इंडियन राजा के सामने ऑप्शन रखा गया, तू खर्चा करेगा, हमारी सेना को रखेगा, हमारी सेना सारा खाएगी पिएगी तेरे खर्चे पर, बदले में अगर तेरे ऊपर किसी ने अटैक किया तो हम तेरी मदद कर देंगे। अटैक कोई करता ही नहीं था इनके खुद के सिवाय, तो यानी अपने से तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे ऊपर खर्चा थोप दिया। सहायक संधि लॉर्ड वेलेज़ली की दिन है, और इसमें हैदराबाद सबसे पहले कूद के आया था कि मैं आपकी सेना रखूंगा और खर्चा मैं करूंगा। हैदराबाद सहायक संधि करने वाला सबसे पहला राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद याद है जहां के निजाम थे जो महा घटिया भी थे, इंडियंस के पार्ट पे अगर देखें हमेशा अंग्रेजों के पीछे पीछे चले, इंडियंस के साथ गद्दारी की। तो सहायक संधि किसकी देन है? वेलेज़ली की। मैसूर, चौथा मैसूर युद्ध है ये, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू मारा गया। ये कुछ खास काम है जो आपको एग्जाम में याद रखने हैं, ठीक है? इनको जल्दी से एक बार इनकी किताबी भाषा से पढ़ा देती हूँ ताकि आप जिस भी बुक से पढ़ो आपको दिक्कत ना आए। अरिहंत से मैंने इसको टाइपिस्ट को दिया था करने के लिए। किसी से भी पढ़ोगे सेम काम रहेंगे, बदलते नहीं है काम, चाहे किसी भी किताब से पढ़े जाए। बंगाल के गवर्नर देखो, तो बंगाल के गवर्नर, बंगाल के क्यों है समझ रहे हो? क्योंकि बंगाल पे ही सबसे पहले हक जमाया था। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी इन्होंने ली थी ना मुगलों से, शाह आलम से। तो क्या कह रहे हैं? पहला रॉबर्ट क्लाइव आया था सबसे पहले। क्लाइव था छोटे टाइम का, क्लाइव ने द्वैध शासन, क्लाइव ही लड़ा था 1757 से 60, और फिर आया 65 से 67 में। इस 57 से 60 में याद करो प्लासी का युद्ध हुआ, फिर ये दोबारा जब आया 65 में तो इलाहाबाद की संधि हुई। लेकिन बक्सर के युद्ध में क्लाइव नहीं था, तब था हेक्टर मुनरो। मैंने कल भी ये बात कही थी, एग्जाम में आ जाएगा, जो नहीं समझेगा वो टिक नहीं कर पाएगा। 1757 के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में क्लाइव था, फिर ये 60 में चला गया। 64 में एक लड़ाई हुई बक्सर की, बक्सर में हेक्टर मुनरो था। लेकिन जब उस लड़ाई के बाद संधि हुई ना, तो संधि में जो काम हुआ उस टाइम पे ये क्लाइव आके फिर खड़ा हो गया, इसने द्वैध शासन को जन्म दिया। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि किसने चलाया, तो क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध में क्या करेंगे? विदेश, वित्त और सेना, अंग्रेज देखेंगे, बाकी फालतू के काम इंडियन राजा देखेगा। शासन व्यवस्था लागू की, कहां लागू की? बंगाल। इनका पहला अटैक ही बंगाल पे था, जिसके तहत राजस्व, पैसा, सेना और विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए, अपने अधीन। जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी किसको दे दी? नवाब को। जिम्मेदारी सारी नवाब बेचारा खर्चा करे, सब कुछ करे, और डिसीजन नहीं ले सकता, ना पैसे के, ना विदेश संबंध के, और ना ही एक और क्या था, सेना के। तो ये सारी जो मेन चीज थी वो अपने हाथ में कर ली। कितने चालाक थे ये अंग्रेज, देखो इनका कुछ नहीं था यहाँ और सब कुछ पे हक जमा के बैठ गया। क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया, और क्या बोला? कितने लाख रुपए देंगे? 26 लाख सालाना। और फिर इसके बाद जब वो आया, कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स, तो बोला 26 लाख की पेंशन बंद करो। नेक्स्ट क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बाद में क्या कहा कि बंगाल का गवर्नर जो है ना गवर्नर जनरल है, यानी बंबई के मामले भी ये देखेगा और मद्रास के मामले भी देखेगा। इन्होंने 3 चीज बनाई थी ना, सबसे पहले मद्रास, फिर बंबई मिला था इनको, और फिर इन्होंने बना लिया था कलकत्ता। तो कह रहे हैं कलकत्ता वाला हेड है। दोबारा देखो, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, इसके अधीन, ये क और र हटा देना, अधीन कर दिया गया। यानी 3 जगह हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी। मद्रास इन्होंने लीज पे लेके कब्जा जमाया, कलकत्ता में पहले इन्होंने अपनी कोठी बनाई, फिर अपना देखो फोर्ट विलियम बना लिया, और उसके बाद बंबई इनको पहले ही दहेज में मिल गया। तो 3 प्रेसिडेंसी हो गई इनकी। इनमें सबसे अमीर थी कलकत्ता वाली, इसलिए कलकत्ता वाले को कहा पैसा आपके पास ज्यादा आएगा, आप गवर्नर जनरल हैं, यानी आपकी सलाह के बिना ना बंबई का गवर्नर काम करेगा और ना मद्रास का। तो उन दोनों का ओहदा छोटा हो गया और बंगाल का गवर्नर बड़ा मानने लग गया, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। तो देखो क्या लिखा है, बंगाल के गवर्नर जनरल, जनरल मतलब तू कॉमन है, तू डिसीजन मेकर है, बंबई का भी और मद्रास का भी। पहला कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है, ये वरेन लिख दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774 से 85 के बीच में ये रहा, और इस दौरान देखो क्या हुआ। 74 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना, और जो बंगाल का है वही तीनों का हेड है। 74 में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा, द्वैध किसने चलाया? क्लाइव ने ना। क्या क्या बोला? विदेश संबंध, वित्त और सेना हम देखेंगे, बाकी सारी जिम्मेदारी नवाब की। इसने कहा नहीं ये गलत है, इसको बंद कर दो। 74 में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा, पेपर में आ जाएगा। द्वैध शासन किसने शुरू किया, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद शुरू हुआ था द्वैध शासन बंगाल में, क्लाइव के कारण, क्योंकि उसी ने संधि की। पूछेंगे किसने बंद किया, तो टिक करोगे वॉरेन हेस्टिंग्स के कारण। हेस्टिंग्स, दोनों में क्या अंतर है? ये बंगाल का अकेले का था, हेस्टिंग्स पूरे बंगाल, बंबई और मद्रास का गवर्नर जनरल है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? समाप्ति घोषणा। सरकारी खजाना, अब खुद सोचो सरकारी खजाना कौन सा खजाना? तुम्हारे पास कहां से आया खजाना? ये हमारा पैसा था, ये इंडियंस का पैसा था, और क्या नाम दे दिया? ये सरकारी खजाना है। जो हमारे नवाब राजाओं की संपत्ति थी ना, जो सोचो करोड़ों रुपए की रही होगी, क्योंकि इनके लिए तो करोड़ों रुपए एक एक महीने में कहीं कहीं छोटी छोटी जगहों से आ जाते थे। बोले ये सब सरकारी है। तो सरकार ने देखो कैसे ऐंठ लिया, इस कंपनी ने कैसे हमारा पुश्तैनी पैसा जनता का, जो कि राजा के पास था, राजकोष के रूप
में वो ऐंठ के क्या बोले, ये सरकारी खजाना है। तो सरकारी खजाने का स्थानांतरण कर दिया, उठा के कहाँ ले गए, मुर्शिदाबाद। तुम्हें मुर्शिदाबाद याद है, देखो बंगाल पढ़ाया तो बताया था मुर्शीद कुली खान, ये नाम बताया था, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, सब कुछ पढ़ाया था। अब यहाँ था सारा पैसा बंगाल का, यहाँ से कहाँ ले गए, यहाँ से कलकत्ता ले आए। कलकत्ता तो बसाया भी इन्होंने था, जॉब चारनाक ने, याद है ना, अंग्रेज ने ही बसाया था। तो मुर्शिदाबाद जहाँ की हमारी जनता थी, जहाँ लोगों के मन में ज्यादा विश्वास और प्यार था देश के प्रति, उठा के वहां से खजाना ले गए कलकत्ता, जो इन्हीं का बसाया हुआ था, जॉब चारनाक का। इसी काल में कमेटी ऑफ रेवेन्यू, देखो कितने चालाक हैं, रेवेन्यू मतलब जनता से पैसा लेने वाली कमेटी, ये बना दी। एक तो खुद हमारा सारा हड़प लिया खजाना, उठा के कहां ले गए, कलकत्ता, खुद के बसाए हुए जॉब चारनाके में, और बोले एक कमेटी बना दो रेवेन्यू का देखरेख करेगी। यानी अब इंडियंस को और लूटेंगे, पहले जो पुराना था उसको तो खा ही गए, अब और लूटेंगे। नेक्स्ट देखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 74 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब ये बंबई के भी डिसीजन लेगा और मद्रास के भी अगर जरूरत पड़ी। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक दीवानी, ये इंपॉर्टेंट है, दीवानी, दीवानी मतलब क्या हुआ, सिविल, और फौजदारी मतलब क्रिमिनल, न्यायालय की स्थापना। इससे पहले इंडियंस को नहीं पता था कि न्यायालय भी कुछ होते हैं, हमें लगता था कि राजा की मर्जी से न्याय होता है, उसके मूड के ऊपर न्याय डिपेंड करता है। लेकिन अब इसने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, यहाँ रूल से काम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर चलेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए। आगे क्या कह रहे हैं देखें, तो पूछे न्यायालयों का श्रेय तो वॉरेन हेस्टिंग्स को। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट गठित किया गया, इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। अगर पूछे पहला सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश था ये क्या था, बंबई के, मद्रास के मामले जो होंगे ना वो यहाँ जा सकते थे, पूरे इंडिया के नहीं, तो ये कलकत्ता में बना दिया, और एलिजा इम्पे इसका पहला हेड था। नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया। देखो कलकत्ता पहले जॉब चारनाक ने बनाया, फिर वहां सरकारी खजाने को उठा लाया, हमारे पैसे को, जो हमारे नवाब का पैसा था उसको उठा लाया मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, और कलकत्ता में जानबूझ के मदरसे का निर्माण करवा रहे हैं। ये आगे इनकी प्लानिंग है कि 100, 200, 400 साल कैसे इंडिया को लूटेंगे, कैसे इनको आपस में लड़वाएंगे। तो अपना मदरसा, इसको क्या मतलब था मदरसे से, इसने मदरसा बनवा दिया। लेकिन हेस्टिंग्स के समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। तो इन्होंने इसी के टाइम में, इसने नहीं की, जोनाथन डंकन ने एक महाविद्यालय बनाया संस्कृत का। हेस्टिंग्स में टिक करना, इसके टाइम में बनाया है जोनाथन डंकन ने। 1784 में जोन्स ने, विलियम जोन्स ने, ये इंपॉर्टेंट है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको याद कर लेना, पूछ लेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके समय में हुई, कहां हुई, तो ये 1784 में हुई, बंगाल में हुई, और किसने की, विलियम जोन्स ने। ये जरूर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आता है इसका सन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, और कहां पर हुई है, ये कलकत्ता में, विलियम जोन्स ने की है। टाइम किसका है, हेस्टिंग्स का। नेक्स्ट, उसके समय पहला अंग्रेज मराठा तो पहला, लेकिन मैसूर वाला दूसरा था। देखो, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरे वाला जिसमें पिताजी एक्सपायर हुए थे, ये लड़ा गया। मराठों का पहला और मैसूर का ये दूसरा। नेक्स्ट देखना, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद 1773 में, उसके 11 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, के विरोध में इस्तीफा दे दिया इसने। और हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंचा तब बर्क एक आदमी है, बर्क द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पर पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया। इसने क्यों इस्तीफा दिया, इस एक्ट के विरोध में। दो एक्ट याद करना, एक रेगुलेटिंग एक्ट जिससे बहुत सारी चीजों को इन्होंने मैनेज किया था, और एक पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में, और रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसके 11 साल बाद। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये, इसके विरोध में जब इसने इस्तीफा दिया, पार्लियामेंट गया तो महाभियोग चला। इस महाभियोग पर 7 साल तक चर्चा होती रही, अंततः उसे दोष मुक्त कर दिया, कहा इसकी कोई गलती नहीं है, इसने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, सारे काम इसके बहुत बढ़िया थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स तो बच गया सब कुछ खा पी के भी। नेक्स्ट, गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। तो देखो एक तरफ हिंदुओं को भी लग रहा है बढ़ावा दे रहा है, लेकिन मदरसा भी इसी ने बनवाया है। इसी के टाइम में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी बनी है, तो कई चीजें चल रही हैं। हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसकी पेंशन स्टार्ट किसने की थी, इलाहाबाद संधि में इसकी पेंशन स्टार्ट की थी क्लाइव ने, वो हुई थी 1765 में, और अब इसने कहा कोई जरूरत नहीं इस तरह की, इसने 26 लाख की पेंशन बंद करवा दी। बाद में खैर चल पड़ी थी। हेस्टिंग्स के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट, 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र निकला। सोचो अभी तक हमें पता ही नहीं था न्यूज़पेपर क्या होता है, इन अंग्रेजों के टाइम में पहली बार अखबार देखा हमने। तो पहला समाचार पत्र निकला द बंगाल गजट, गजट होता है अखबार, बंगाल से ही निकला, तो द बंगाल गजट अंग्रेजी में छपा, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने छापा 1780 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेस्टिंग्स का समय था, यानी इससे पहले हमें अखबार की अकल नहीं थी, कोर्ट की समझ नहीं थी, इसने ये कुछ काम किए हैं। इसके टाइम में पहला अखबार आया, इसने नहीं छापा, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में द बंगाल गजट, गजट मतलब अखबार, उस नाम से छापा, अंग्रेजी में था। इसके टाइम में न्यायालयों की स्थापना की समझ हमें आई, इसके टाइम में कई चीजें ठीक ठाक सी भी हुई, लेकिन देखो सरकारी खजाना उठा के कहां ले गया, कलकत्ता, जो कि इन्होंने खुद बसाया था। एक तरफ हिंदुओं के लिए भी काम करता लग रहा है, एक तरफ मुसलमान बाद में लड़वाएंगे ना। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस।
तो इसके मेन काम याद रखना। कार्नवालिस ने तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देखा था। लॉर्ड कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना, उसके समय ये रहा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और टीपू के घर उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में घुस गए थे। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये पूछेंगे द्वितीय में कौन था, तृतीय में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1789 से 92 हुआ, एक्चुअली 90 में स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद टीपू ने श्रीरंगपट्टनम यानी राजधानी की संधि, इसके बेटे पकड़ लिए थे 2 और इससे करोड़ों रुपए मांगे थे, जिसमें कि ये परेशान हुआ था। नेक्स्ट कार्नवालिस कोड भी आएगा। 1793, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1793 कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जमीन से जुड़ा लागू किया, जिसके साथ एक नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ। ये इंडियंस में से थे। जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को देना था और 10% भाग अपने पास रखना होता था। 10/11 कंपनी को देना है, 1/11 13। इस 1/11 के लिए मारना था किसानों को। खुद या तो मरना था, किसान मारने थे। फायदा उठा रही है बैठे बिठाए, जिसको न जाना, न पैसे कलेक्ट करने, न कोई काम करना, और इतना आ जाएगा इसके पास 10/11। तो कितना अमीर बनने का कितना बढ़िया रास्ता खोज लिया था ना हमारे ही देश में। ये कमी हमारी ही थी। नेक्स्ट देखें क्या हुआ। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। बंगाल बिहार क्यों चुने, क्योंकि यहीं के ये मेन करता धरता थे। मद्रास भी। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। अगर कहें अदालतों का सबसे पहला काम, तो आप टिक करके आएंगे हेस्टिंग्स। उससे पहले अदालत नहीं थी, उसने फौजदारी दीवानी मामलों के लिए अदालत बनाई, लेकिन उसने उसमें चेंज किया तो अगले ने कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध, जैसे जो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स था, इससे पहले वाला अमीर हो गया था ना, महाभियोग लगा था उसके ऊपर, कितना पैसा कैसे आया। इसने कहा दूसरे वाले ने कोई भी व्यक्तिगत व्यापार नहीं करेगा। याद है जब ये मीर जाफर ने गद्दारी की थी, तो मीर जाफर से एक आदमी ने पैसा पाया। 70-77 लाख तो कंपनी ने लिए थे उस टाइम पर, और 20 लाख लिए थे क्लाइव ने। और उसके अलावा ये जो कंपनी के छुट कर्मचारी थे ना, छुटपुट से ये भी जाते और 2 लाख 4 लाख तो उससे खा के ही आते। इतना पैसा खा गए इंडिया का, इतना पैसा जिसकी कोई हद नहीं। अब इसने कहा भाई रोको इसको, व्यक्तिगत व्यापार कोई नहीं करेगा, सिर्फ कंपनी व्यापार करेगी। इससे पिछले वाले ने भी खूब रुपया खा रखा था, तभी तो उसमें महाभियोग लगा। तो पूछ लेंगे किसने कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, दूसरे वाले ने, यानी कार्नवालिस ने। उसने कार्नवालिस कोड का निर्माण किया। कोड एक तरीका जिसमें कि पुलिस के ऊपर काम होगा, जिसके माध्यम से शक्तियों का पृथक्करण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसने पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अपने लेवल पर का सिद्धांत सामने आया। प्रशासन अलग और न्याय अलग। आज भी तो ऐसा ही है, न्याय का काम संभालती है न्यायपालिकाएं और प्रशासन संभालते हैं डीसी और एसपी। तो इसने बिल्कुल अलग कर दिए। प्रशासन और न्याय की पृथक इकाई गठित की गई। पहले प्रशासन और न्याय राजा करता था, याद होगा ना। हमारे यहाँ अकबर है, अकबर ही प्रशासन देख रहा है, अकबर ही न्याय कर रहा है। इसने क्या किया, प्रशासन अलग न्याय अलग। आज भी ऐसा ही है, आज भी हमारा प्रशासन अलग है, न्याय अलग है। ये किसकी देन है, कार्नवालिस। किसी को कार्नवालिस कोड कहा जाता है, शक्तियों का पृथक्करण। कार्नवालिस को प्रशासनिक सेवा और नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। यानी आईएएस आईपीएस जो वैकेंसी जो आप देखते हो ना, देश में सबसे बड़े टफेस्ट एग्जाम होते हैं, ये इसी की देन है, कार्नवालिस की। उसने पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की, इसने पुलिस अफसर बनाए और पुलिस थाने बनवाए, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की। यानी पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा काम किसने किया है, कार्नवालिस ने। जमींदारी व्यवस्था किसने स्टार्ट की, कार्नवालिस ने। कार्नवालिस कोड किसकी देन है, कार्नवालिस की। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, कार्नवालिस ने। किसने द्वैध शासन लागू किया था, क्लाइव ने। बंद किसने किया था, हेस्टिंग्स ने। इंडिया में न्याय के ऊपर जो पहला स्टेप लिया वो हेस्टिंग्स ने लिया। इसने सुप्रीम कोर्ट बनवाया था हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में। उसने कलकत्ता में कई बड़े बड़े काम किए थे। मुर्शिदाबाद से उठा के जो पैसों का था कामकाज, सरकारी खजाना जिसको कह रहे थे, हमारे पैसे को वो उठा के ले आया था कलकत्ता, जो बसाया था जॉब चारनाक ने। ठीक है, जॉन शोर का कोई खास काम नहीं है, ये अलग थलग रहा। इसने कहा मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है। तो जॉन शोर बंगाल का जनरल गवर्नर बना। अधिनियम पर इसने पारित किया गया। उसने तटस्थ और हस्तक्षेप, भैया जैसे चलने दो, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो चल रहा था ठीक है, वेलेजली ये काम करेगा। ये तो इंडिया को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करेगा। लॉर्ड वैसे मारा जाएगा टीपू सुल्तान। देखो 1798 से 1805, 5-5-6 साल टिकते थे, कई 9-10 साल भी। टीपू सुल्तान के साथ चौथा मैसूर युद्ध 1799 लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। वार करन वे, ये याद कराया था, दूसरा आंग्ल मैसूर, तीसरा और चौथा वार करन वे, तो चौथा था ये। पहले वाले में किसी का नाम नहीं आता। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति अपनाई। सहायक संधि मैंने आपको बताया, अंग्रेज कितने चालाक है, खर्चा हमारे राजा का, सेना इनकी पलेगी, यानी इनके वफादार कुत्ते पालने हैं, खर्चा हमें घर से करना है। ये थी सहायक संधि की नीति अपनाई। किसकी देन है ये, वेलेस्ली की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले डुप्ले ने किया, लेकिन डुप्ले का तो नाम हम भूल चुके, क्योंकि ये तो फ्रांसीसी गवर्नर था और डुप्ले हारा था दूसरे कर्नाटक युद्ध में, और फ्रांसीसी यहाँ जम नहीं पाए थे। तो सहायक संधि वैसे तो डुप्ले ने यूज की थी, लेकिन वो फेमस ही नहीं हुआ। फेमस
हुआ वेलेज़ली। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा बताओ, जिसने गद्दारी की थी? हैदराबाद। 1798 में मैसूर, 99 में तो फिर मारा था ना वो मैसूर वाला, बाद में फिर मैसूर ने भी कर ली, तंजौर को बचा ही नहीं। अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जयपुर राज्यों ने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। तो सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद ने की। ये किसकी देन है? वैसे टुपले की देन है, लेकिन इंडिया में फेमस की है वेलेज़ली ने। होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। ये होलकर, भोसले, सिंधिया, ये जो है ना परिवार, ये 5-6 अलग अलग ब्रांचेस थी, जिनमें से कि होलकर ने मना कर दिया कि हम जो है इसको स्वीकार नहीं करेंगे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, पहला जब हुआ था तब पिछले वाला पढ़ रहे थे, अब दूसरा हुआ है 1802 में, बेसिन की संधि इसके टाइम में हुई। वेलेज़ली ने सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षण, अब ये सिविल सर्विसेज किसकी देन है? कांडवालिस की, आईएएस आईपीएस। तो इसने क्या किया, जो इस तरह के आईएएस आईपीएस नियुक्त होते हैं ना, इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आज भी देते हैं, मसूरी में है इनके ट्रेनिंग का सेंटर आईएएस आईपीएस का। अब उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट है वो, जहां पे देश के सारे चुनिंदा 1000 लोगों को कुछ महीने एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है, फिर अलग कर दिया जाता है। जो पुलिस वाले हैं वो हैदराबाद चले जाते हैं और आईएएस वहीं रहते हैं। 1.5 साल भर की, कुछ 6-8 महीने का इनका इकट्ठे कोर्स होता है। तो इनको प्रशिक्षण देने के लिए इसने कलकत्ता में कॉलेज बनाया, क्या नाम? फोर्ट विलियम कॉलेज। किसके प्रशिक्षण, किसको ट्रेनिंग देनी है? आईएएस को। आईएएस किसकी देन थी इस टाइम पर? आईएएस आईपीएस कांडवालिस की। लेकिन उनके लिए कॉलेज किसने बनवाया है? वेलेज़ली ने। की स्थापना की, वो स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। देखो कहां कहां जन्मे कहां मरे, लेकिन अपने आप को कह रहा है बंगाल का शेर हूं। और इसने कॉलेज बनवाया फोर्ट विलियम कॉलेज, किसको ट्रेनिंग देने के लिए? आईएएस ब्रिटिश अधिकारियों को। जॉर्ज बार्लो का कुछ खास नहीं है, 1805 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, कुछ नहीं है, दासों के व्यापार पर लोग, कुछ नहीं पूछने वाले इसमें। वेल्लोर विद्रोह को थोड़ा सा बता दूं, वेल्लोर विद्रोह साउथ इंडिया में हुआ था 1806 में, जो लिखा ना ये 1806, इसमें था क्या? हमारे साउथ में जैसे ब्राह्मण वर्ग के जो लोग थे, वो माथे पे 3 ऐसी लाइन लगाते, कान में बालियां पहनते और अलग तरह से कुछ जैसे पुराने इंडियन हिंदू थे वो सब धारण करते। तो यहाँ जो सेना थी ना अंग्रेजों की, किसी भाई ये नहीं चलेगा, यहाँ सेना के नियम है और ये कोई ऐसे ये माथे पे ऐसे लगा कर कान और ये सिंदूर लगा के नहीं आएगा। तो जो हमारे लोग थे इंडियन, उन्हें लगा ये क्या बात हुई, भाई सेना का काम है लड़ने का, हम लड़ने को तैयार, मरना पड़ेगा मर जाएंगे, लेकिन अपने माथे पे तो हम ऐसे जातीय चिन्ह तो लगाएंगे, तो हमारे माँ बाप की दी हुई निशानी है, ये हमारे धर्म विशेष की पहचान है। तो इस बात को लेकर विद्रोह हुआ था, वेल्लोर विद्रोह हुआ था। ये पूछ लेंगे किसके टाइम में हुआ, तो जॉर्ज बार्लो। बाली पहनना मना कर दिया कि कोई भी बाली नहीं पहनेगा, कान में बाली पहनते थे, माथे पे ऐसे तिलक लगाते, सब मना कर दिया। तो बार्लो ने बाली पहनने से मना किया, तो वेल्लोर विद्रोह हुआ। इसको तरीके से याद कर लेना वरना भूल जाओगे। लॉर्ड मिंटो, मिंटो जो है हेस्टिंग्स, चलिए ये थोड़ा लंबा हो जाएगा टॉपिक, फिर मिंटो से मैं कल पढ़ाऊंगी। कल हम पढ़ना शुरू करेंगे लॉर्ड मिंटो से, यहाँ से 1807 से, यानी 1800 तक का काल हमने देख लिया, ठीक है। तो इसके आगे से पढ़ेंगे कल मिंटो और ये सब 3-4 आएंगे, और फिर इन सबके इन कामों से परेशान होकर हम 57 में क्रांति करेंगे, यानी इसके 50 साल बाद क्रांति होगी। क्रांति क्यों कंपलसरी होगी? क्योंकि ये इतना एक्सप्लॉइट करेंगे कि बिना क्रांति के हमें जीना मुश्किल दिखेगा। और क्रांति में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होगा कि इस कंपनी से राज छीन के महारानी ब्रिटेन यहाँ की खुद की महारानी बन जाएगी कि ये मेरा उपनिवेश है। चलिए आज इतना पढ़ लेना। बुक से कुछ लोग पूछ रहे